नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। 4 पीएम और न्यूज़ टाइम के इस साइमलकास्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं, तो हिमाचल के जो वोटिंग का जो दिन है, कुछ ही घंटे अब बचे हैं। मतदाता बाहर निकलेंगे और अपना वोट देंगे। चुनाव प्रचार 10 तारीख की शाम को समाप्त हो गया। पहाड़ों की गहमा-गहमी समाप्त हो गई। मोदी जी ने एज यूजुअल अपनी आखिरी रैली में बहुत कुछ वही कांग्रेस के खिलाफ कहा जो बरसों से कहते आए हैं। शायद कांग्रेस को जो शत्रु पक्ष में परिवर्तित करने की जो उनकी प्रवृत्ति रही है, प्रकृति रही है, उसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। सत्ता का मोह शायद उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा है, वो उसके साथ भी समझौता कर चुके हैं। आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कभी भी या लोकसभा के चुनाव में अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं किया। और उनके जो विशेष रूप से फोन कॉल थे कृपाल परमार को, निर्दलीय को, उसे बहुत सारे लोगों ने अशोभनीय भी कहा। पर एक बात तय हो गई कि बहुत सारी चीजें घटी, चाहे मोरबी की दुर्घटना हो, चाहे उनका फोन कॉल हो, चाहे उनके द्वारा यह कहा जाना कि मैंने गुजरात बनाया, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अंग्रेजी अखबार के अंदर एक शब्द यूज किया गया था मोदी जी के लिए कि उनके ऊपर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो ये था कि ही इज टेफ्लॉन कोटेड। ही इज टेफ्लॉन कोटेड, यानी कि उनकी कोटिंग इतनी मोटी है कि उनके ऊपर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। किसी भी एक किस्म से क्या कहते हैं कि लोग कमेंट करें उनके ऊपर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एक एजेंडा है। एजेंडा है अस्थिरता फैलाने का देश में, सरकारों को खरीदने का, बनी हुई सरकारों को दरअसल बिगाड़ देने का। उनके लिए डबल इंजन की सरकार ही भारत है। वो किसी और राज्य में किसी और की सरकार बर्दाश्त नहीं करते, और हर हालत में जहां तक बस चले उसको डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करते रहते हैं। मोदी शाह की जोड़ी का एक यही आखिरी क्या कहते हैं कि हथियार होता है कि हर जगह अस्थिरता फैलाई जाए, ताकि लोग आखिर में स्थिरता की तलाश में तानाशाही के साथ में आ जाएं। पर कहीं ना कहीं हर तानाशाह, हर ऊंट एक दिन पहाड़ के नीचे आता है। मोदी शाह की जोड़ी भी एक दिन पहाड़ के नीचे आएगी, और शायद उन्हें भी अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। हिमाचल के चुनाव करीब करीब अब तय हो चुके हैं। वहां की चुनावी गर्मी ने बहुत सारे लोगों के जो चांसेस थे उसको पिघला दिया है। भारतीय जनता पार्टी की झुंझलाहट कहो, बौखलाहट कहो, पागलपन कहो, जो भी कहना चाहो, सत्ता खिसकती है तो ये पागलपन चेहरे के ऊपर झलकता है। कहीं ना कहीं पब्लिक को दिखाने की आखिरी मोमेंट पे कोशिश की जाती है उनके साथ कनेक्ट करने की कि मैं एक एम्बुलेंस के लिए अपना कारवां रोक सकता हूं, या मैं नीचे उतर कर रुकी हुई बस को धक्के मार सकता हूं, जो अनुराग ठाकुर ने कहा। और उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए कि लगता है कि डबल इंजन की गाड़ी तो फेल हो चुकी है, धक्का मार के चलाने का प्रयास किया जा रहा है। देश एक ऐसे दौर में आ गया है जहां पर कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद जी, जो कि बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी झुंझलाहट और बौखलाहट देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था कि वो कह रहे थे राहुल कहां है, राहुल कहां है। अब राहुल उनका सबॉर्डिनेट तो है नहीं, सारी दुनिया को पता है राहुल कहां है। फिर कहते हैं राहुल कहां लापता है। सबको पता है राहुल कहां है, लेकिन अगर रविशंकर प्रसाद की आंखों पर रंगीन चश्मे चढ़े हैं और उन्हें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं नजर आ रही है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। अगर उनको हिमाचल के अंदर बहती हुई हवा का रुख नहीं पता लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। अगर उन्हें भाजपा की सत्ता के खिसकने का रुख नहीं मालूम, तो मैं क्या कर सकता हूं। दरअसल सारी की सारी भाजपा सरकार जो है आज इसी मोड में है। दरअसल विरोधी पक्षों के पास तो खोने को कुछ नहीं है। जो कुछ भी खोना है भारतीय जनता पार्टी ने खोना है, उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं है।
पाने के लिए इसलिए नहीं कि उनके पास जो 2 स्टेट हैं, गुजरात और हिमाचल दोनों उनकी थी। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? रिटेन ही तो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? पा तो कुछ सकते नहीं, लेकिन खोने को बहुत कुछ है। अगर एक स्टेट भी हाथों में से निकल जाती है, तो 50% लॉस तो होता ही है ना, और प्रेस्टीज जाती है। और बार-बार कहना कि ये परंपरा बदल दो, रिवाज बदल दो, प्रधानमंत्री आके कहते हैं, बाकी मंत्री आके कहते हैं, और राजनाथ सिंह पीओके के नारे भी लगवा देते हैं, क्या-क्या नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जब वक़्त बदलता है, तो क्या कहते हैं, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। बगावत के सुर इतने ज़्यादा हैं, जहाँ दरअसल नड्डा जैसे आदमी को कृपाल परमार कहते हैं कि वो मुझे 15 साल से ज़लील कर रहे हैं। तो नड्डा साहब, आप तो ज़लील करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इसलिए वो पार्टी छोड़ देते हैं। आप उनको टिकट नहीं देते हैं, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। लेकिन कमाल तो इस बात का है कि शायद आज आज आपको आपको अपनी स्टेट को जिताने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। और एक बात और, क्योंकि अगर हिमाचल चला जाता है, तो नड्डा की अपनी जो प्रेस्टीज है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह आएंगे कि जो व्यक्ति अपनी स्टेट नहीं जिता सकता है, वो भारत को क्या जिताएगा? उसके हाथों में है क्या अल्टीमेटली? ना तो कोई जादू है, ना कुछ और है। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी से निकले लोग कहते हैं कि लोग मुझे जलील करते आए हैं, जलालत की बात करते हैं नड्डा साहब की। तो एक किस्म से उनको बदनाम तो नहीं किया जा रहा, लेकिन उनका नाम तो खराब हो चुका है। नड्डा की कोई प्रेस्टीज तो बची नहीं है, लेकिन बातें बहुत बड़ी करते हैं। नड्डा ही वो व्यक्ति हैं जो मोदी को क्या कहते हैं कि महादेव के महादेव बनाने पे तुले हुए हैं, उनको देवाधिदेव बनाने पे तुले हुए हैं। वो ईश्वर के ईश्वर हैं। जब इंसान कमजोर पिच के ऊपर होता है, तो फिर वो अपने बॉस को ईश्वर में कन्वर्ट कर देता है। यही नड्डा साहब की हालत है, कोई क्या कर सकता है? यही नड्डा साहब जब गुजरात में जाते हैं, तो बड़े-बड़े वादे करते हैं कि ये देखो डबल इंजन की सरकार ने क्या कमाल किया। लेकिन गुजरात मॉडल का काला सच तो सामने खड़ा है मोरबी हॉस्पिटल के रूप में, जहां रंग-रोगन करके, पुताई करके प्रधानमंत्री की इवेंट को मैनेज किया गया था। 150 मौतों को इग्नोर कर दिया गया, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में मौतों के ऊपर कोई रोता नहीं है, मौतों के ऊपर कोई आंसू नहीं बहाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्णधार ऐसे हैं, जब मौतें होती हैं तो जिम्मेदारी भी नहीं लेते, वो एडमिट भी नहीं करते हैं। माफी मांगने की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो उनकी संस्कृति में ही नहीं है। दरअसल इनका डीएनए ही ऐसा है, जो एहसान फरामोशी का है, जो घृणा का है और नफरत का है। जो व्यक्ति अपने 20 साल को काउंट करता हो गुजरात में, केशु भाई के और सुरेश मेहता के 7 साल को खत्म कर देता हो, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से गुजरात में सींचा और उसको निकाल कर अपना दमखम भरता हो, आप सोच सकते हो कि ये पार्टी कितनी एहसान फरामोश और कितनी घृणा है, जो अपनों की नहीं हो सकती, अपने लोगों की नहीं हो सकती। जिन्होंने उनका गुजरात बनाया, वो दूसरों की सगी क्या होगी, वो भारत की सगी क्या होगी, वो भारत मां की सगी क्या होगी, और भारत के नागरिकों की सगी क्या होगी। जिन्हें मैं से आगे नजर नहीं आता, वो दूसरे का क्या भला करेंगे? यही प्रश्न सारे के सारे गुजरात में लोगों के अब होठों पर हैं। लेकिन बहुत बड़ी ये परीक्षा की घड़ी होगी गुजरात के लोगों की। क्या वापिस से 27 साल के शासन के बाद फिर वो वही जाना चाहेंगे, राष्ट्रवाद की घुट्टी के नाम, उसी की अफीम के नाम पर? 370 की अफीम, 370 सॉल्व कर दिया, दोनों कहते घूमे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो कि जनता को मिसगाइड करते हैं। कुछ कुछ सॉल्व नहीं किया कश्मीर के अंदर। पर जनता को समझना पड़ेगा, ये जनता की समझ की बारी है अब। ये तो जो भ्रमित कर सकते थे, माया जाल फैला सकते थे, लोगों को मिसगाइड कर सकते थे, ये तो कर रहे हैं। लेकिन अगर जनता चाहती है कि मिसगाइड हो जाए, भ्रमित हो जाए, माया जाल में फंस जाए और फिर से उनको वोट दे, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में गुजरात की जनता से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। शायद आपको भी 370 चाहिए, बिजली नहीं चाहिए। आपको भी 370 चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे कुछ धर्म गुरुओं के कैसेट घूम रहे हैं, बिजली मिले ना मिले कोई बात नहीं, पानी मिले ना मिले कोई बात नहीं, शिक्षा मिले ना मिले कोई बात नहीं, गांव में सड़क पहुंचे ना पहुंचे कोई बात नहीं, आधी रोटी मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू धर्म तो सुरक्षित है। इस आदमी ने हिंदू धर्म की रक्षा की है, तो वोट तो उसको देना है। जब लोगों को ये अफीम चटा दी जाती है, ये ड्रग्स चटा दिया जाता है, तो क्या किया जा सकता है? धर्म की अफीम होती ही ऐसी है। लेकिन गुजरात को
इन लोगों ने, जी हाँ, इन लोगों ने, कर्णधारों ने देखा जाए तो ड्रग्स की पुण्य भूमि बना दिया। ड्रग्स की पुण्य भूमि बना दिया, ड्रग्स के साथ सोने की स्मगलिंग की पुण्य भूमि बना दिया। साथ में अवैध शराब की पुण्य भूमि बना दिया। सैकड़ों लोगों की मौत होती है, किसी को सजा नहीं होती। मोरबी के जो क्या कहते हैं ब्रिज को बनाने वाले जो मेन उसके जो क्या कहते हैं दोषी हैं, जयसुख पटेल कहाँ है? उनका नाम एफआईआर में नहीं है। उन्हें बचाने वाले दिल्ली के कर्णधार हैं। उनको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। भले ही 150 लोग मरते हैं तो मर जाए, भारत के 50 बच्चे मरते हो तो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और कोविड में 50 लाख मरते हैं तो मर जाए। इवन जब सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री से कहा था कि 700 किसान मर गए, शहीद हो गए किसान आंदोलन में, तो मोदी जी कहते हैं मेरे लिए मरे थे क्या? ये तो सत्य है कि मोदी जी की आंखों में से मरे हुए लोगों के लिए आंसू नहीं बहते हैं। कोई उसके अंदर करुणा नहीं है। जो उनके कभी कभी आंसू बहते हैं वो सारे के सारे आंसू हैं, वो दिखावटी हैं। वो सारे दिखावटी हैं, उनके अंदर कोई असर नहीं है। जिस आदमी की आंख में आंसू नहीं आए 50 लाख के मरने पर, 700 किसान शहीदों के नाम पर आंसू नहीं आते हैं, 150 लोगों के मरने पर आंसू नहीं आते हैं, सूरत में 27 बच्चों के जल जाने पर आंसू नहीं आते हैं, सैकड़ों लोगों की जहरीली शराब पीने पे आंसू नहीं आते हैं। ऐसे आदमी की आंखों में किसी के मरने पर भला क्या आंसू आएगा? ये संवेदनाओं को क्या समझेंगे? ये भला लोगों की आकांक्षाओं को, सपनों को क्या समझेंगे? ये परिवार को क्या समझेंगे? इन्हें परिवार का मतलब ही नहीं पता हो। और फिर उसके बाद नेहरू गांधी परिवार पे लगातार अटैक कर रहे हैं। देखो उन्होंने कितना बुरा किया, देखो मैंने क्या किया। काश ये व्यक्ति मैं से आगे निकल कर हम आता, काश ये व्यक्ति भारत को समझ पाता, भारत की विविधता को समझ पाता, भारत के रंगों को समझ पाता। राहुल गांधी सही कहते हैं, डरो मत, डरो मत, इनसे डरना नहीं है, इनका सामना करो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये डरपोक व्यक्ति हैं, इसलिए घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। पूरी की पूरी भाजपा और पूरी आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल जो है, ये मिलकर आपके सामने घृणा का सागर फैलाते हैं। आपको समाप्त करना है बिना डरे, बिना झुके, बिना आंखें झुकाए, क्योंकि कर्णधार एक तरह से पीछे हटेंगे जब आप आंख में आंख डाल के बात करेंगे, क्योंकि क्या कर सकते हैं अल्टीमेटली, ये कर भी क्या सकते हैं? आपको जेल में डाल देंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? और कुछ नहीं कर सकते। यही इस दुनिया का सत्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी गुजरात के चुनाव में लोगों का वर्डिक्ट आना बाकी है। हिमाचल के चुनाव का तो बड़ा वर्डिक्ट बिल्कुल सामने खड़ा है, जो आपके सामने 8 दिसंबर को आ जाएगा। लेकिन हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है, और मन ये है कि वो किसे हराने के लिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मोदी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद नहीं बचा पाएंगे। खैर, जनता डिसाइड करेगी 8 दिसंबर को। लेकिन हाँ, हिमाचल के अंदर एक चांस तो है कि ऑलमोस्ट हाथों से गया हुआ लगता है, और गुजरात में मोदी और शाह की सांसें अटकी हुई हैं कि इस बार क्या होने जा रहा है। बल्कि किस मुंह से मोरबी में जाके वोट मांगेंगे, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मोरबी में किस मुंह से वोट मांगेंगे, क्योंकि माफी नहीं मांग सकते, जिम्मेदारी नहीं ले सकते। और गुजरात के मॉडल का काला सच, ड्रग्स का, अशिक्षित रहने का, बुरी हालत में हॉस्पिटल्स का, अवैध शराब का, उद्योगपतियों को क्या कहते हैं कि अवैध रूप से फायदा देने का, महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट करने का, और मैं गुजरात हूं, ये अहंकार जब आता है कर्णधारों से, आप सोच सकते हैं। परीक्षा मेरी नहीं है, परीक्षा गुजरात के वोटर्स की है, गुजरात के नागरिकों की है। फैसला उन्हें करना है। अच्छा होगा अगर वो अच्छा फैसला करेंगे, क्योंकि अगर वो फैसला फिर से वो अफीम और चरस खाए हुए निर्णयों के बीच में लेंगे, तो शायद वो अपना ही नुकसान करेंगे। ध्यान रहे, आपको अपने बच्चों की फीस देनी है, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, नल में जल भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए। ये लोग आपको सड़कें नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, 370 और साथ में छदम राष्ट्रवाद की अफीम देंगे। फैसला आप कीजिएगा, आपको ये अफीम चाटनी है या फिर अपने घर के मुद्दों को, यानी कि घर कैसे चलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लूंगा आज्ञा। न्यूज टाइम और 4 PM को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका।